Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your sixth lecture of S block for class 11th. So we will see that formation of nitrates. So for group 1, okay, in which lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium lies. So it will form a compound like nitrate like MnO3. M means metal, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and nitrate NO3 minus. NO3 minus is called nitrate. All alkali metals form metal nitrate. तो सारे के सारे alkali metals जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल नाइट्रेट फॉर्म करते हैं. अब देखिए पहले ग्रुप में सभी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है, +1, और हम जानते हैं नाइट्रेट पे -1 का चार्ज होता है, तो +1 -1 क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है. ओके, तो इस तरह का कंपाउंड MnO3 जनरल फॉर्म में बनता है. तो M की जगह आप कुछ भी रखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो वहाँ पे नाइट्राइट लगा के आपका कंपाउंड तैयार हो जाएगा. तो सारे के सारे अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, मेटल नाइट्रेट फॉर्म करते हैं. जैसे लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट, सारे के सारे मेटल क्या करेंगे, अपना अपना रेस्पेक्टिव नाइट्रेट फॉर्म करेंगे. ऑल अल्कली मेटल नाइट्रेट ब्रेक्स इन मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन. सारे के सारे जो मेटल नाइट्रेट होंगे वो किस में ब्रेक करते हैं बेटा, मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन में. मतलब जब इसको हीट किया जाएगा तो डिकम्पोज किस में होंगे, मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस में. यानी कि मेटल नाइट्रेट कोई भी उठा लीजिए, उसको हीट कर दीजिए सिंपली, तो क्या मिलेगा, मेटल नाइट्राइट, है ना, प्लस ऑक्सीजन गैस. ओके, बट LiNO3 यानी कि लिथियम नाइट्रेट जो है डज नॉट ब्रेक इनटू मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन. जब हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वो मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन नहीं देगा. देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं. देखिए ये लिथियम को छोड़ करके सारे मेटल नाइट्रेट है. ओके, तो सोडियम नाइट्रेट को अगर हीट कर देंगे तो सोडियम नाइट्राइट NO2 जो होता है माइनस, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट. ठीक है, तो मेटल नाइट्राइट यहाँ मिल गया प्लस ऑक्सीजन गैस मिल गया, यानी सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस मिला किसके टूटने पे, सोडियम नाइट्रेट के. कब, जब हमने उसको हीट कर दिया. उसी तरीके से पोटेशियम नाइट्राइट को अगर हीट कर देंगे तो पोटेशियम नाइट्राइट मिल जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा. रुबिडियम नाइट्रेट को हीट कर देंगे तो रुबिडियम नाइट्राइट मिल जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस. और कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हीट कर देंगे तो सीजियम नाइट्रेट को हीट कर देंगे तो सीजियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस हमको मिल जाता है. यानी यहाँ पे लिथियम नहीं दिख रहा है, सबका नाइट्रेट दिख रहा है, लिथियम का नाइट्रेट नहीं दिख रहा है. तो सबके जो नाइट्रेट हैं वो टूट करके क्या दे रहे हैं, मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस. लेकिन लिथियम क्या करता है बच्चों, लिथियम जब टूटता है उसको हीट करेंगे तो यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, प्लस ऑक्सीजन गैस. यहाँ देखिए कुछ फर्क दिख रहा है यहाँ पे इन दोनों में. यहाँ पे कहीं लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड नहीं दिखा, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, लिथियम ऑक्साइड मिल जाता है. ओके, यहाँ पे साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है प्लस ऑक्सीजन गैस भी साथ ही साथ रिलीज होती है. तो लिथियम क्या है, एक एक्स्ट्रा अपना मतलब सेपरेट टेंडेंसी शो कर रहा है, बाकी सब क्या है, ग्रुप वाइज एक तरह की टेंडेंसी शो कर रहा है ना बच्चों. तो हमने क्या बोला था कि मेटल नाइट्रेट जब हीट करते हैं तो मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस मिलना चाहिए जनरली, लेकिन कौन नहीं शो करता है, लिथियम का नाइट्रेट जब हम हीट करते हैं तो वो इस तरह की टेंडेंसी ना शो करके मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन ना दे करके मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस हमको देता है. ओके, फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट्स. तो सल्फेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना. ऑल अल्कली मेटल्स फॉर्म M2SO4 टाइप कंपाउंड. अब हम जानते हैं कि मेटल की वैलेंसी ग्रुप 1 में कितनी होती है, +1, और सल्फेट SO4 2- यानी कि 2 इसकी वैलेंसी होती है. तो इसके -2 को सेटिस्फाई करने के लिए +2 चाहिए, इसका मतलब +1 वैलेंसी वाली 2 एलिमेंट चाहिए हमको. तो M2SO4 टाइप का कंपाउंड बनाएगा कौन, सारे के सारे अल्कली मेटल्स. जैसे Li2SO4, K2SO4, Na2SO4, Rb2SO4 और CS2SO4. तो ये सारे के सारे सल्फेट है. देखिए इनकी जो है सल्फेट की कलेक्टिवली क्या होती है, -2 इसकी वैलेंसी होगी. इसको सेटिस्फाई करने के लिए +2 चाहिए. तो Li पे 1 होता है प्लस का, इसका मतलब 2 Li हमको चाहिए. इसी तरीके से सारे हमको 2 चाहिए रहेंगे, है ना, इसको सेटिस्फाई करने के लिए. तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा हमारे पास, लिथियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट.
decomposition. All metal sulfates on fusion with carbon form metal sulfide and carbon monoxide. सारे के सारे जो मेटल सल्फेट्स होंगे जब कार्बन के साथ उसको फ्यूज़ करा दिया जाता है तो वो मेटल का सल्फाइड देते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं, है ना। तो मेटल सल्फेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे M2SO4, है ना। कार्बन के साथ फ्यूज़ कराना मतलब सिंपली कार्बन से उसकी रिएक्शन करा देना, तो क्या देगा, मेटल सल्फाइड देगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देगा। ठीक है, चलिए ये तो जनरल बात हो गई कि डिकम्पोजिशन, इन सारों का अगर डिकम्पोजिशन कराएंगे तो मेटल का सल्फाइड मिल जाएगा आपको और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे हम आप रख करके अलग से आप देख लीजिएगा, अब सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। यहाँ पे आप क्या करिएगा, M2SO4 प्लस कार्बन लिखा है ना, तो M2 की जगह आप बस बदलते जाइए, क्या लिथियम रख दीजिएगा पहले, तो Li2SO4 प्लस कार्बन हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Li2S मिल जाएगा। फिर दूसरी बार क्या रखिएगा, K2SO4 यहाँ पर रखिएगा, M2 की जगह K2 रखिए। फिर कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तो K2S प्लस CO मिल जाएगा। Na2SO4 से आप रिएक्शन करा देंगे कार्बन की, तो यहाँ पे बस क्या बदल दीजिए आप, जनरल जो कंपाउंड है उसमें से आप M2 को हटा करके Na2 लगा दीजिए और यहाँ पे M2 को हटा के Na2 लगा दीजिए। यही सारी रिएक्शंस ये होगी, अगर डिकम्पोज हो करके यही सारा प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ठीक है, ये सब खुद भी आप बना लीजिए। चलिए, सॉल्युबिलिटी, सबसे लेस सॉल्युबल कौन होगा, Li2SO4, है ना, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, CS2SO4। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों कि फजान्स रूल से क्या हमें पता है कि स्मॉलर कटायन और लार्जर अनायन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। जैसे क्या हमने बताया था कि जितना छोटा कटायन होगा और जितना ज़्यादा बड़ा अनायन होगा, है ना, ये नेगेटिव चार्ज वाला है ना। तो ये जो अनायन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना छोटा रहेगा ना वो उसको उतना ज़्यादा ही क्या कर पाएगा, पोलराइज कर पाएगा। यानी कि इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, ज़्यादा होगी अगर छोटा रहेगा कटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला। और अनायन जितना बड़ा रहेगा उसकी पोलराइजिबिलिटी जो होगी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। अनायन की पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसका पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का जो कटायन है वो ज़्यादा ड्रैग कर पाएगा, इसका मतलब मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब मान लीजिए हमारा अनायन फिक्स है, अनायन क्या है, SO4 2- है ना। और यहाँ पे हम क्या करते जाएं, लिथियम रखें एक बार, फिर क्या रखें, सोडियम रखें, फिर क्या रखें, यहाँ पे पोटेशियम रखें, फिर रुबिडियम रखें और फिर सीजियम रखें, सब पे पॉजिटिव रहेगा। अब ये क्या करेगा, ये ज़्यादा इसके इलेक्ट्रॉन को ड्रैग कर पाएगा, है ना, डिफॉर्म कर पाएगा। ये थोड़ा कम कर पाएगा इसके मुकाबले, ये और कम कर पाएगा, है ना। लिथियम जो है सबसे ज़्यादा वो करेगा, सोडियम उससे कम, पोटेशियम उससे कम, रुबिडियम उससे कम और सीजियम सबसे कम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है। ओके, इसका मतलब जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जो सबसे ज़्यादा डिफॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, उसी का सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यानी Li2SO4 जो होगा सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा। और सबसे कम कोवेलेंट कौन होगा, CsSO4। इसका मतलब सबसे अच्छा आयनिक कौन होगा, जो सबसे कम कोवेलेंट होगा। यानी CsSO4 जो होगा, CS2SO4 वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। अब ज़्यादा आयनिक मतलब जो आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो जल्दी मतलब हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, है ना। यानी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कौन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जो आयनिक ज़्यादा होगा। आयनिक कौन ज़्यादा होगा, जो नीचे जाने के बाद जो सल्फेट बन रहा है वो आयनिक ज़्यादा है ना। फजान्स रूल से आप इस चीज़ को समझ लिए। तो हम देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसकी है, Li2SO4 की। क्यों, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है ना। और जो आयनिक कैरेक्टर जिसमें बहुत ज़्यादा है उसका क्या है, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है बढ़ते क्रम में उनके सल्फाइड्स लग जाएंगे, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर यही हो जाएगा, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोग देख लेते हैं। जैसे NaOH, है ना, Na2CO3, है ना, और N2S2O3 और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, चलिए सबसे पहले NaOH को देखेंगे। ये सारे कंपाउंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, NaOH। NaOH क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
है ना। चलिए, केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो कॉमन नेम है वो क्या है, कास्टिक सोडा। ठीक है, तो वी विल स्टडी क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें, यही हमारा मेनली फोकस रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ NaOH, प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH, रिएक्शन ऑफ NaOH एंड CO2, इन दोनों की रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन ऑफ NaOH एंड सल्फर, फिर NaOH की रिएक्शन हेलोजन से देखेंगे, फिर NaOH की रिएक्शन मेटल सॉल्ट से देखेंगे, फिर रिएक्शन जो है NaOH की मर्क्यूरस जो है हमारे पास, जो मतलब Hg2+ है उसके साथ देखेंगे, एंड अमोनियम आयन से हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, NaOH से हमारा प्रिपरेशन कैसे होता है NaOH का, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का NaOH की प्रिपरेशन है। तो हम लोग जानते हैं, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन NaOH इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ CaCO3, मतलब चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट हम ले लेंगे और इसको किससे रिएक्ट करा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। तो क्या देगा हमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा देगा, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन हम लोग को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। NaOH की कैसे प्रिपरेशन होती है, सोडियम कार्बोनेट को आप किससे रिएक्ट करा दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्या मिल जाएगा, कास्टिक सोडा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। यही इसके प्रिपरेशन का तरीका है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड हैज़ वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका होता है। अच्छा बच्चों, क्रिस्टलाइन और अमार्फस आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा। बेसिकली क्रिस्टलाइन क्या होता है ना, जब किसी भी सब्सटेंस के एटम जो होते हैं वेल अरेंज हो, है ना, उनके बीच में वाइड वगैरह बहुत कम हो, वाइड मतलब ये गैप जो होता है ना, और बहुत अच्छे से अरेंज होंगे, तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होगा बच्चों, शार्प होगा, और सारी डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी, अलग अलग, है ना। इस डायरेक्शन में चलेंगे तो अलग होगा, ये सब 12th में सॉलिड स्टेट में समझेंगे। और जो अमार्फस होते हैं उनका रैंडम स्ट्रक्चर कुछ होता है, उनके एटम का रैंडम स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों। अब हर डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्रिस्टलाइन एकदम अरेंज है तो इसका हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, तो अमार्फस आप बोलना है। हाँ बच्चों, ऐसा ही होता है। 12th में आप लोग इसको समझेंगे सॉलिड स्टेट में, तब समझ में आएगा, है ना। अमार्फस में हर तरफ क्या होता है, प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें सेम होगी। और जो क्रिस्टलाइन होता है उसकी हर डायरेक्शन में अलग अलग क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। चलिए, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब वेल अरेंज स्ट्रक्चर, अमार्फस मतलब रैंडम स्ट्रक्चर उसका होगा उसके एटम्स का, है ना, कहीं भी अरेंज होंगे। चलिए अब देखते हैं कि NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड हैज़ वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन। एंड टिन, लेड, जिंक, एल्युमिनियम है एंड देयर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन NaOH। तो टिन, लेड, जिंक, एल्युमिनियम, इनके कंपाउंड क्या होंगे, ये सारे मेटल और इनके कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल है, NaOH, यानी कि जो बेस है उसमें सॉल्युबल है। अब देखिए, टिन प्लस NaOH हमने बताया ना, ये सारे के सारे इससे सॉल्युबल हैं, या देखिए कैसे सॉल्युबल हो, सॉल्युबल होंगे का मतलब कुछ ना कुछ अलग रेस्पेक्टिव कंपाउंड बना लेंगे। तो टिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Na2SNO2, है ना, प्लस H2। अच्छा, ये रिएक्शन हम आपको पढ़ाए थे, याद है, अलग से बोले थे, याद कर लीजिएगा। सुनो, रेड जीन्स, आलिया, क्यों बेईमानी, ये सारे एम्फोटरिक ऑक्साइड हो रहे थे, बना रहे थे, है ना। उसके बाद ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहे थे, बेस से भी कर रहे थे, तो इस तरीके का कुछ कंपाउंड मिल रहा था, वही तो है। उसी समय मैंने बोला था बच्चों, आप लोग अगर हो सके तो याद कर लीजिए। तो सुनो, रेड जीन्स, आलिया, ये कैसे रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पहला वाला क्या देगा, सोडियम, ये जो आपको कंपाउंड मिल रहा है Na2SNO2, Na2PbO2, Na2ZnO2 और NaAlO2। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या है कि NaAl नहीं आएगा,
हाँ NaAl आएगा, क्योंकि देखो इसकी वैलेंसी कितनी बच्चों 2, Zn की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन पे एक पे -2 होता है तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 2 -2 बचा और -2 को +2 ये सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 थी तो यहाँ पे 2 सोडियम की जरूरत थी, इसकी वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3 होती है तो यहाँ पे 1 सोडियम की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से रिएक्ट करके जो सोनो रेड जिनसालिया वाला जो कंपाउंड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है कास्टिक सोडा से रिएक्ट करके इस तरह का कंपाउंड देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न टाइप का दिख रहा है, बस ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए। मेटल रिएक्ट विथ एसिड और बेस H2 गेट्स लिबरेटेड। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए कि मेटल जो होता है जब भी एसिड या बेस से रिएक्ट करता है, चाहे एसिड से करे या बेस से करे, बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिलता है हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है बच्चों। रिएक्शन ऑफ NaOH एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर हम देखें कि NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके हमको क्या देंगे, तो ये तो आयनिक कंपाउंड है और ये कोवैलेंट कंपाउंड है ना। अगर ऐसा होता कि NaOH होता प्लस यहाँ पे कोई एसिड होता, यानी को HCl होता, HBr होता, KBr होता, तुरंत बता लेते हैं हम लोग, है ना, कि प्रोडक्ट क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे हमने क्या कर दिया, आयनिक कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड में डाल दिया, तो इसके साथ रिएक्शन कैसे होगी बच्चों। जब भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाए ना कि आयनिक कंपाउंड को हमने कोवैलेंट के साथ डालना है, तो आप पहले कोवैलेंट वाले को किस में डाल लीजिए, वाटर में डाल लीजिए, है ना। देखिए जैसे ही इसको वाटर में डालेंगे, यहाँ देखिए CO2 है, जैसे ही इसको वाटर में आप डालेंगे तो इसके सारे प्रोडक्ट को मतलब ऐड कर दीजिए, जितने भी एलिमेंट इसमें दिख रहे हैं। हाइड्रोजन 2 दिख रहा है तो हाइड्रोजन 2 लिख लीजिए, है ना। कार्बन 1 दिख रहा है, कार्बन 1 लिख लीजिए। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं 3, तो H2CO3 आपका बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप वाटर में डाल दीजिए। जब भी आयनिक का कोवैलेंट कंपाउंड के साथ क्या देखना है, रिएक्शन देखना है, तो कोवैलेंट कंपाउंड को आप वाटर में उठा के डाल दीजिए, इस तरह से, इस तरह के रिएक्शन में, है ना, सभी में नहीं। तो आपने किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। जैसे ही वाटर में डाला तो आपको रिएक्शन अब देखिए आसान हो गई। अब यहाँ पे H2CO3 बन गया, यानी कि CO3 पे 2 माइनस का चार्ज है, -2 है, और 2 ठो क्या है, H प्लस है ना, 2 H प्लस है और CO3 2 माइनस है। इसका मतलब अब हम इसको NaOH से अगर रिएक्ट कराएंगे, Na पे प्लस होता है और OH पे माइनस होता है, तो अब बताइए बच्चों NaOH में और H2CO3 में कौन सा जो कटायन और अनायन किसके साथ जाएगा। अब Na प्लस किसके साथ चला जाएगा, CO3 2 माइनस के साथ चला जाएगा, OH माइनस H प्लस के साथ चला जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, फिर से वाटर बना लेगा अपना, और ये क्या बना लेगा, Na2CO3 बना लेगा। अब बात आप लोग की समझ में आ गई होगी कि NaOH को अगर हम रिएक्ट कराना चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे रिएक्शन करेगा, तो सबसे पहले उसको वाटर में डाल दीजिए। वाटर में डालने के बाद क्या मिला, H2CO3। आप डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे भी समझ सकते हैं, NaOH प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स अस Na2CO3 प्लस H2O, या ऐसे समझिए कि पहले इसको पानी में डालें तो ये कंपाउंड बना, NaOH प्लस H2CO3 बन गया। अब इसका सिर्फ कटायन और अनायन मिलान ही तो करना है, Na प्लस था, H प्लस है, OH माइनस है, CO3 2 माइनस है। अब CO3 2 माइनस को Na प्लस के साथ भेज दीजिए, OH को H2 मतलब H प्लस के साथ भेज दिए, तो वाटर मिलेगा और हमको क्या मिलेगा, Na2CO3 मिल जाएगा गैस, है ना। चलिए बच्चों, तो रिएक्शन आप देख लिए कि NaOH का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब 4th पॉइंट हमारा क्या है, हम लोग को 7 चीज़ें पढ़नी थी ना, तो 4th पॉइंट क्या है, रिएक्शन ऑफ NaOH एंड सल्फर। सल्फर से रिएक्ट करने पे क्या प्रोडक्ट देगा, है ना, NaOH प्लस सल्फर क्या देगा हमको, तो सल्फर प्लस NaOH क्या देता है, Na2S प्लस Na2S2O3 प्लस H2O। तो सल्फर जब भी बेटा रिएक्टेंट साइड में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे दिख जाए तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है। ये रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोग पढ़ेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ देखिए 0 पे है, जब 0 से Na2S बनाया तो इस पर कितना आया, -2 का चार्ज आया, है ना, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जब Na2S2O3 बनाया तो ऑक्सीजन पे 1 पे -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है, -6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +6 चाहिए, तो +6 में से 2 तो सोडियम का हो गया, है ना, यानी कि -6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 सोडियम प्लस ने न्यूट्रलाइज कर दिया, -4 बचा। -4 को कौन सेटिस्फाई करेगा, सल्फर, तो -4 को +4 चाहिए, यानी कि सल्फर 2 सल्फर पे +4 का चार्ज है, तो 1 प्लस सल्फर पे कितना हुआ, +2 का, यानी कि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे -2 है।
सल्फर का यहाँ पे रिडक्शन हुआ और सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। बात अच्छे से समझ में आ गई कि सल्फर का रिएक्शन हम NaOH से कराएंगे तो सल्फर जब भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट साइड में होगा तो उसका क्या मिलेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमको देखिएगा, है ना बच्चों। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट, रिएक्शन ऑफ NaOH विद हैलोजन। फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड एंड डाइल्यूट हैलोजन लेंगे और सेकेंड टाइम क्या लेंगे, हॉट एंड कंसनट्रेटेड हैलोजन लेंगे। ओके चलिए बच्चों। अच्छा, कोल्ड एंड डाइल्यूट हैलोजन का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए बच्चों किसी चीज़ को ठंडा करना है तो पानी डालेंगे, और पानी डालने का मतलब है कि सोल्यूट का जो है कंसंट्रेशन कम करना, यानी कि सोल्यूशन को क्या बनाना, डाइल्यूट बनाना, है ना। और हॉट एंड कंसंट्रेशन मतलब हीट किए हम, पानी उड़ गया, वो कैसा बन गया, कंसंट्रेटेड बन गया, उसका सोल्यूट बचेगा। जैसे मान लीजिए हमने 2 चम्मच चीनी डाल दी एक ग्लास में, 1 गिलास वाटर लिया और 2 चम्मच चीनी डाल दिया। अब उसको बच्चों हम हीट किए तो पानी उड़ गया, चीनी रह गया, तो मान लीजिए आधा पानी उड़ा ग्लास में से, है ना, हाफ ऑफ वाटर ऑफ ग्लास क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, मतलब उड़ गया। अब आधा बचा, तो इसका मतलब क्या है कि शुगर कम पानी में ज़्यादा अब है, यानी कि वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। यानी हीट करने पे क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, पानी ऐड करिए, इसका मतलब उसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है, तो वो कोल्ड हो जाएगा, है ना बच्चों। ऐसे आप समझिए इसको, ठीक है। नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आया तो आप पॉइंट वाइज देखिए। फर्स्ट क्या है, कोल्ड एंड डाइल्यूट हैलोजन हमको लेना है। हैलोजन मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, हैलोजन्स बोला जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कोई भी हैलोजन ले लेंगे आप, सोडियम मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इसको रिएक्ट करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, NaX मिलेगा प्लस NaOX मिलेगा। NaX का मतलब क्या है, सोडियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी सोच लीजिए, है ना। मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है ना। फ्लोरीन को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। NaOH प्लस X2, इस X2 में क्या रखना है हमको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या प्लस सोडियम ऑक्सो, क्लोराइड, फ्लोराइड और आयोडाइड, ये मिलेगा हमको फ्लोराइड नहीं मिलेगा इस केस में, है ना। अगर X हम अगर क्या करें, हैलोजन में फ्लोरीन रख दिए तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस फ्लोरीन रिएक्ट करके, यहाँ X2 का मतलब क्या है, फ्लोरीन, यहाँ पे X2 का क्या मतलब था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaF प्लस OF2 प्लस आपका वाटर रिलीज कर देगी। बात समझ में आई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NaX प्लस NaOX टाइप का कंपाउंड मिल रहा था, है ना। यहाँ पे NaX तो मिल रहा है प्लस NaOX ना मिल करके OF2 मिल जा रहा है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान समझ लीजिएगा, X का क्या मतलब है ना। अच्छा, ये पहला केस हो गया, कोल्ड एंड डाइल्यूट जब लिया NaOH और उसका हमने हैलोजन के साथ रिएक्ट कराया। अब क्या लेते हैं, हॉट एंड कंसनट्रेटेड लेते हैं। हॉट एंड कंसनट्रेटेड लेते ही NaOX X2 के साथ रिएक्ट करके NaX प्लस NaXO3 टाइप का कंपाउंड देगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दे रहा था, NaOX दे रहा था, यहाँ पे क्या दे रहा है, NaOX3 दे रहा है। यही तो डिफरेंस है कोल्ड एंड हॉट में। हॉट एंड कंसनट्रेटेड लेंगे तो NaXO3 टाइप का कंपाउंड हमको मिलेगा। यहाँ पे X क्या है बच्चों, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड मिलेगा या तो हमको, और प्लस साथ में क्या मिलेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन 3 रहेगा, या ब्रोमीन के साथ ऑक्सीजन 3 रहेगा, या आयोडीन के साथ ऑक्सीजन 3 रहेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन नहीं आएगा। यहाँ पे X2 में हम रिएक्टेंट साइड में फ्लोरीन नहीं ले सकते। जब फ्लोरीन लेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा तब NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लोरीन से रिएक्ट करके NaF प्लस F2 प्लस H2O बनाएगा। सारे के सारे कंपाउंड क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह का बना रहा है, लेकिन फ्लोरीन अपना सेपरेट टेंडेंसीज को कर रहा है, वो इस तरह का कंपाउंड बना रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए रिएक्शन ऑफ NaOH विथ मेटल सॉल्ट, तो Fe3 प्लस NaOH। अच्छा, ये मेटल का सॉल्ट मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि आयरन सल्फेट हो गया, है ना, मैंगनीज जो है अपने किसी अदर आयन के साथ, मैंगनीज क्लोराइड इस तरह का कुछ आ जाए तो उसका हमने बस आयन ले लिया बच्चों, है ना यहाँ पे मेटल सॉल्ट की जगह हमने क्या ले लिया, उसका आयन ले लिया, और आयन से ही मतलब होता है।
और हमको प्रोडक्ट देखना है। बाई प्रोडक्ट से ज़्यादा हमको मतलब नहीं है, इतना ही फोकस करना बच्चों। रिएक्शन इसी तरीके से याद करनी रहती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो होगी ऑड लगेंगी, तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कि आपसे इजीली लग जाएगा। आप परेशान नहीं होइए कि Fe3+ बोल दिए, मेटल सॉल्ट कहाँ गया, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर ऐसा ही है तो इसी तरीके से आप याद करिए, ठीक है। Fe3+, आयरन का 3+, यानी कि जो फेरिक टाइप का जो सफिक्स लगाते हैं इक, आयरन +3 के लिए लगाते हैं। अस कब लगाते हैं, फेरस +2 के लिए लगाते हैं, वो सब छोड़िए। Fe3+ जो है अगर रिएक्ट कर देगा NaOH के साथ तो हमको क्या मिलेगा, FeOH का होल थ्राइस। यानी यहाँ पे 3+ का चार्ज है ना, तो OH-1 होता है, तो इसका OH 3 आ जाएगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो FeOH का होल थ्राइस। बाई प्रोडक्ट में मत जाइए, कोई हमको उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। ब्राउन कलर का PPT होता है, इस कंपाउंड को हमको ध्यान से देखना है कि इसका कलर क्या होता है। तो FeOS का फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा होगा, ब्राउन। PPT का मतलब जो प्रेसिपिटेट होता है उसका फॉर्मेशन बॉटम पे जो बैठ जाता है उसको PPT बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, इसका ब्राउन PPT होता है। अच्छा, मैंगनीज का +2 आयन जब हम रिएक्ट करा दें किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो MnOH का होल ट्वाइस चला जाएगा। अरे भाई जितना इस पर प्लस है उतना ही OH- उसके साथ जुड़ जाएगा। सिंपली देखिए, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, इसका कलर कैसा होता है, पिंक PPT, है ना। इसके जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसका कलर क्या होता है, पिंक, है ना। अच्छा, क्रोमियम का +3 है तो जाहिर सी बात है OH-3 जाएगा इसके साथ, तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का मतलब इस तरह का से कंपाउंड बनेगा। ग्रीन PPT होता है इसका, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का ग्रीन PPT होता है। अब कॉपर 2+ है तो 2 OH- आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। CuOH का होल ट्वाइस, है ना, इसका कैसा होगा, ब्लू PPT होगा, है ना। जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो इस तरीके से बनेगा। हम Ni2+ है तो 2H- इसके साथ भी आएगा। निकल हाइड्रोक्साइड, इसका कैसा होता है, ग्रीन PPT होता है। और एल्यूमिनियम 3+ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Al पे +3 वैलेंसी होती है तो OH-3 जाएगा इसके साथ, AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा, है ना। ये क्या बना, AlOH का होल थ्राइस। ये वाइट PPT होता है और अनस्टेबल होता है बच्चों ये कंपाउंड। ये फर्दर अगर हम NaOH एक्सेस में डाल दें इसमें तो क्या बना के रुकेगा, NaAlO2 जो कि सॉल्युबल होता है वाटर, है ना, ये स्टेबल होता है। NaAlO2 क्या होता है, स्टेबल होता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 7वां, रिएक्शन ऑफ NaOH विथ Hg+2 एंड अमोनियम। मतलब ये मरकरी का 2+ वाला जो है आयन है और ये अमोनियम आयन। NaOH + Hg2+ रिएक्ट करके, मान लीजिए Hg2+ है ना, तो NaOH का मतलब OH-2 आएंगे यहाँ पे, हाँ, तो HgOH होल ट्वाइस बनेगा। ये अनस्टेबल होता है बच्चों, इसमें से वाटर क्या करिए, निकाल दीजिए। निकालने के बाद कैसा बनेगा, ये HgO बनेगा ना। देखिए 2 H और 1 ऑक्सीजन निकल गया, 1 ऑक्सीजन बचा तो HgO प्लस वाटर यहाँ बनेगा। वाटर निकालने का मतलब यही तो प्रोडक्ट यहाँ मिला है, ठीक है ना। अच्छा, NaOH को अगर अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो NH4 OH मिल जाएगा। इसमें से हम लोग जानते हैं ये क्या है, अनस्टेबल है, इसमें से वाटर निकाल दीजिए तो क्या बच जाएगा बच्चों, ये बच जाएगा Hg। यहाँ पे HgO नहीं रहेगा बच्चों, HgO कैसे आ सकता है, यहाँ पे तो मरकरी है ही नहीं। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड मिलेगा, NH3, है ना, अमोनिया मिलेगा। अमोनिया देखिए, इसमें से वाटर निकालते ही 2 हाइड्रोजन यहाँ से चलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और 1 ऑक्सीजन यहाँ से चला गया। यानी यहाँ क्या बचा, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो अमोनिया मिल गया। और प्लस जो वाटर हमने निकाला H2O वो बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ रहेगा। तो होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा आज का क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ NaOH, Na2CO3, Na2H2O3 जिसको हाइपो बोलते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेक्चर लगेगा हम लोगों का, एक लेक्चर में ही मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा लेंदी बन जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट का आप मान के चलिए वो लेक्चर रहेगा, और उसमें हम लोग एस ब्लॉक को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग जो भी चैप्टर स्टार्ट करना होगा आप लोग अपना डिस्कस करके कर लीजिएगा। मेरी तो यही राय रहेगी कि फिर ब्लॉक स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये भी एक इसी तरीके से ज़्यादा रिएक्शन रटने वाली चीज़ें हैं, तो उसको भी जल्दी जल्दी कवर करके फिर हम लोग फिजिकल की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। पढ़ाई करते रहिए।
और लॉकडाउन को पूरा एंजॉय करिए, क्योंकि अब तो आप लोगों को प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया है ना, ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आने लगी थोड़ी सी पढ़ाई। और फिजिकल क्लास में बच्चों अच्छा होता है, क्योंकि सबसे बेस्ट फिजिकल ही होता है। जैसे आप टीचर को इंटरेक्ट कर पाते हैं देख करके, तुरंत कोई भी चीज़ पूछ पाते हैं, तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं होता है। लेकिन बच्चों ये यहाँ पे क्या है ना कि बहुत रिलैक्स्ड है, यहाँ पे एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया जा पा रहा है। और स्कूलों में इतना ज़्यादा सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता बच्चों, है ना। कभी कुछ छुट्टी है, कभी कुछ छुट्टी है, कांस्टेंट तरह की, मतलब एकदम कॉन्स्टेंटली पढ़ाई नहीं हो पाती है उस तरीके से। यहाँ पे क्या है, आप रेगुलर पढ़ते रहिए, है ना। तो कुछ अच्छाई इस प्लेटफॉर्म की है, कुछ अच्छाई जो है फिजिकल क्लास की होती है। लेकिन मेरा तो मानना यही है कि फिजिकल क्लास से बेस्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ से आप बहुत ज़्यादा कुछ कवर कर सकते हैं, है ना। जैसे अब इनऑर्गेनिक वगैरह में तो आपको फिजिकल बोर कर देगा, यहाँ पे तो आपको कुछ इंटरेस्ट आ रहा होगा। फिजिकल में इतनी रिएक्शन आप लिख लिख करके क्या करेंगे, चलाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, है ना बच्चों। मेरा सारा क्लास इसी तरह का नहीं रहेगा बच्चों, है ना। कुछ चीज़ें हम क्या करेंगे, जब फिजिकल पढ़ाएंगे तो उसको थोड़ा सा पैटर्न बदल देंगे। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक में बच्चों क्या है कि एक एक चीज़ अगर लिख के बैठने लगे ना साथ ही साथ, तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा और उसमें कोई मतलब नहीं है बच्चों। इनऑर्गेनिक को जल्दी जल्दी पढ़ते जाना है, जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा बहुत रटना भी है, समझना भी है, तो उसमें क्या इतना टाइम लेना है ना। कहाँ पे मज़ा है ये स्टेप बाय स्टेप चलने का, जब फिजिकल जो है केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जब तक इनऑर्गेनिक चलाएंगे तब तक ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। आप नोट्स बनाते चलिए, अपना रिवाइज करते चलिए, काम बन जाएगा, ठीक है बच्चों। पढ़ाई करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप लोग मैसेज में राइट करिएगा। धन्यवाद।